बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मौसम दिन ब दिन गर्म हो रहा है और पाकिस्तानी सियासत का मौसम भी गर्म होता जा रहा है। इस गर्म मौसम में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तहरीक चलाने की बात कर रही है, लेकिन खुद पीटीआई के अंदर से कुछ लोग कहते हैं कि इतने गर्म मौसम में तहरीक कैसे चलाई जा सकती है। अभी ईद है, फिर ईद के बाद सख्त गर्मी है, सख्त गर्मी के बाद फिर मुहर्रम है। क्या ये तहरीक वाकई इन दिनों में चल सकती है या फिर इसको अक्टूबर तक ले जाया जाएगा? अभी सिर्फ बातें हो रही हैं। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर भी काफ़ी कशमकश चल रही है विद इन दी पार्टी। जो ओहदों का मामला है, यानी पंजाब में आलिया हमजा साहबा को जिम्मेदारी दी गई और उनके ऊपर एक कमेटी बना दी गई जिसमें से आलिया हमजा को निकाल दिया गया। जब आलिया हमजा को निकाल दिया गया और ये बात इमरान खान साहब तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि आलिया हमजा को आज शामिल करें इस कमेटी में, और न सिर्फ शामिल करें बल्कि आलिया हमजा को इसका हेड बनाएं। तो क्यों पार्टी एक ऐसे वर्कर को कि जो पार्टी ही के कुछ लोगों के ख्याल में अच्छा काम कर रहा है उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है, या ग्रुप बंदी पार्टी के अंदर क्यों होती है? ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से सवाल उठ रहे हैं। फिर अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में कहा गया कि अली अमीन गंडापुर साहब को जिम्मेदारी दी जा रही है कि अगली जो तहरीक चलेगी अगेन इसकी बुनियादी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। एंड ऐसे मौके पर जब ये खबरें हमारे सामने आई हैं तो शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को बड़ा डांटा और वो समझते हैं कि बुशा बीबी की दोबारा गिरफ्तारी के जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर हैं। इसके अलावा आज कल अलीमा खान साहबा ने एक स्टेटमेंट दी थी, आज बैरिस्टर अली जफर साहब ने उसको दोहराया और वो कहते हैं कि जी इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए तैयार हैं और वो कहते हैं कि मैं मुल्क के लिए गिव एंड टेक करने के लिए तैयार हूं। कल अलीमा खान साहबा ने यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया था गिव एंड टेक का, आज बैरिस्टर अली जफर इस्तेमाल कर रहे हैं गिव एंड टेक का लफ्ज़। तो गिव एंड टेक से क्या मुराद है? क्या लेना चाहते हैं इमरान खान और क्या देना चाहते हैं और किसे देना चाहते हैं, और क्या जिन्हें वो देना चाहते हैं वो लेने के लिए तैयार भी हैं नहीं या नहीं? तो बहुत सारे सवालात इस हवाले से उठ रहे हैं और इसके साथ साथ आपके इल्म में है और होना चाहिए कि जहां पाकिस्तान में एक तरफ एक सियासी कशमकश चल रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारा जो हमसाया मुल्क और हमारा दुश्मन है भारत, जिसने पाकिस्तान पर अभी कुछ दिन पहले ज़बरदस्ती एक जंग मुसल्लत की, वो पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में दिफाई मशकें कर रहा है। तो फिर एक ऐसे वक्त में कि जब जंग सर पर खड़ी हो या उसके ख़तरात मंडला रहे हों पाकिस्तान में, क्या ऐसी तहरीक चलाई जा सकती है जिसमें मुतअद्दिद सड़कों को बंद करने की बात हो रही हो? ये सारे वो सवालात हैं जिस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ इख्तियार वली खान साहब मौजूद हैं, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं। बुखारी साहब आपको भी खुश आमदीद। आमिर ज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। आमिर ज़ाद साहब बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद कहते हैं आपको। अली बुखारी साहब, तहरीक आ रही है या बातें हो रही हैं सिर्फ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बिल्कुल जी, तहरीक आ रही है। अगर इमरान खान साहब ने कह दिया तो फिर ये पत्थर पे लकीर है। जब वो कहेंगे, जिस टाइम वो कहेंगे, जिस दिन वो कहेंगे, उस दिन से तहरीक स्टार्ट हो जाएगी। इसमें कोई दूसरी राय, दूसरी शक व शुबे की बात नहीं है। आपके फैसल चौधरी साहब कहते हैं गर्मी बहुत है। बात यह, तहरीकें मौसम पे नहीं चलती हैं। तहरीकें जो हैं वो आपकी लीडरशिप के ऊपर चलती हैं, और जो लीडरशिप क्वालिटीज़ इमरान खान साहब में उन्होंने 45 डिग्री टेम्परेचर, जब सड़क तप रही हो, क्या आपके 45 डिग्री सेंटीग्रेड्स के अंदर जो है इतने हाई टेम्परेचर में हमने जंग भी जीती है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सारी कौम जो है खड़े हुए थे अपने मुल्क को दफा करने के लिए। सड़क बंद करके सड़क के ऊपर बैठ जाना। बात यह है कि देखिए, वो तो सड़क के ऊपर बैठना, ये सड़क बंद करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट प्रिवेल करना, उसको अडॉप्ट करना, उसको फॉलो करना, तो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों का ही काम है ना। किसी ने बाहर से आके तो नहीं करना, अनकॉन्स्टिट्यूशन लोगों ने तो नहीं करना। सो अगर मुझे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाज़त देता है कि मैं पीसफुल प्रोटेस्ट करूं, गर्मी हो या सर्दी हो, कहीं लिखा होता है कि गर्मी में नहीं करना, तो आपके वैसे कोई पता भी नहीं है हुकूमत का। वो ये तो सवाल है डूएबल है या नहीं है? नहीं, डूएबल तो है। हमने देखा बड़ी गर्मी में भी तरीके चली हैं। मिसाल दीजिए। मिसाल आप से स्टार्ट करते हैं कि हमें पाकिस्तान की तहरीक वहाँ से स्टार्ट कर दें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पूरी गर्मी के अंदर पंजाब का गाड़ी का दौरा किया था जब उन्होंने तहरीक स्टार्ट की। लॉन्ग मार्च बेनज़ीर भुट्टो साहबा का, नवाज शरीफ साहब का ट्रेन मार्च देख लें। नवाज शरीफ साहब तो ट्रेन में आए और उन्होंने कभी मार्च शायद तो वैसे किया नहीं, लेकिन जो मैंने बाकी एग्जांपल्स दी, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। एंड अदरवाइज अगर आप चलते हैं तो तहरीकें जो है ना सर, वो इशूज़ के ऊपर चलाई जाती हैं। और इशू क्या है इस टाइम? इशू इस टाइम ये है कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ, दो नहीं, एक पाकिस्तान मेरे लिए, आपके लिए, इख्तियार वली साहब हमारे भाई हैं, इनके लिए एक कानून हो। इसके लिए ये ना हो कि अली बुखारी पे 17 पर्चे दे दो क्योंकि उसने इलेक्शन लड़के जीत के बाहर बैठा हुआ है, और मेरे भाई को अब जो है वो एक अच्छा ओहदे से नवाज दें। दिस इज़ नॉट द वे। वो प्रॉपर तरीका ये है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करें। क्या? कॉन्स्टिट्यूशन को इट्स लेटर एंड स्पिरिट के अंदर। दूसरी चीज़,
तहरीक हमने स्टार्ट करनी है खान साहब के हुक्म के मुताबिक। मैं अपनी राय ज़रूर दूंगा, जैसे फैसल ने राय दी है अपनी, मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ, मैं उसमें राय दे सकता हूँ, मैं लीगल कमेटी का मेंबर हूँ, मैं उसमें राय दे सकता हूँ, मैं इमरान खान साहब के कौंसल में जाके जेल में राय दे सकता हूँ, वो सारी राय और लोग भी देंगे सारे कि उसके बाद फाइनल उसको देखा जाएगा। गर्मी है, सर्दी है, स्याह है, सफ़ेद है, सुबह है, शाम है, जंग चल रही है, नहीं चल रही, हमने मुल्क को आगे लेके चलना है, लोगों को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें तो डिस्कशन का हिस्सा होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो एक डिसीजन होता है दैट इज़ इमरान खान, और वो इमरान खान का फाइनल डिसीजन होगा। इख्तियार साहब, क्या हुकूमत ये अफोर्ड करती है कि एक तरफ आपका दुश्मन आपके सरहदी इलाकों में दिफाई मशकें कर रहा हो और मुसलसल धमकियां दे रहा हो, और ऐसे में पाकिस्तान में सड़कें बंद हों, मोटरवेज बंद हों, या जो एक सूबे का राब्ता बाकी सूबों से काट दिया जाए, क्या गवर्नमेंट ये दोनों चीज़ें बैक वक्त अफोर्ड कर लेगी? देखिए, सबसे पहले तो आपने इनसे सवाल किया ना कि तहरीक आ रही है, तहरीक आ नहीं रही, तहरीक जा चुकी है, तहरीक ख़त्म शुद्ध। अच्छा। तहरीक शरीक कोई नहीं चलेगी। अगर मैं ये कहूँ कि तंजीमी तौर पर ये लोग, इनका शीराज़ा बिखर चुका है, इनकी यकसुई नहीं रही, इनका इत्तेहाद और इत्तेफाक का जो वो एलिमेंट है वो ख़त्म हो गया है। हर बंदे ने एक ईंट की अपनी मस्जिद बना रखी है, हर बंदा ख़ुद को लीडर तस्लीम करता है, दूसरे को नहीं मानता। इस वक्त कम व बेश कोई 10-12 दड़े ऐसे हैं जो अपने अपने तय वो ख़ुद काम करते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जहां लीडरशिप की जानिब से, और इनके सुप्रीम लीडर जो हैं बानी साहब, वो फरमा रहे हैं कि गिव एंड टेक, उनकी तरफ से ये दूसरी बार ये खबर आ गई है, तो तहरीक कौन चलाएगा? गिव एंड टेक का तो मतलब ही यही है कि आपने तस्लीम कर लिया है कि आप डील करना, हम कुछ सरेंडर करने को तैयार हैं, डील करना चाहते हैं, आप डील भी मांग रहे हैं, आप डील भी चाहते हैं, आपको NRO भी चाहिए, और आप गिव एंड टेक का नाम इसको मत दें। आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें जरूर। मगर उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की खातिर गिव एंड टेक करना चाहता हूं। पाकिस्तान की खातिर तो आपने तब भी किया था जब बेलारूस का सदर इधर आया हुआ था, आपने कितने बंदे मार दिए थे, हमें वो भी याद है। पाकिस्तान की खातिर आपने क्या कुछ नहीं किया, आपने तो IMF को लेटर तक लिख दिया। पाकिस्तान की खातिर तो आपने ये भी किया है कि आपने पाकिस्तान का स्टेट बैंक IMF के पास गिरवी रखवा दिया था, और उसके बाद आपके पास असदुल्ला खान, मैं बता रहा हूँ आपके कि आपके पास गिरवी रखने को सिर्फ एटम बॉम्ब रह गया था, वो भी इन्होंने रखवा देना था। बात तो सारी हकीकत तो यही है। हाँ, अब जो आपने बात की कि इंडिया के साथ मामलात, इन्होंने हमेशा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अली बुखारी को कह रहा हूँ, मैं इनकी जमात की बात कर रहा हूँ, तहरीक इंसाफ ने हमेशा पाकिस्तान पे उस वक्त वार किया है जब उसके खिलाफ महाज़ें खुल रही होती हैं, ज़ख्मी जगह पर वार करते हैं। ये जो अभी वॉर मॉन्गरिंग गुजरी है, फॉरगेट अबाउट कि फिर बाद में क्या हुआ और इनकी कलेक्टिव स्टेटमेंट क्या आई, लेकिन कासिम सूरी जो है वो डिप्टी स्पीकर रहा है, उसकी ट्वीटें उठा लें। कुछ खवातीन हैं इनकी पार्टी के, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मजमूई तौर पर तो देखें ना, आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने सराहा के PTI ने बड़ा अच्छा, सर 5 और 6 तारीख की दरमियानी रात जब असदुल्ला खान, सर मेरा सवाल है ना, आपको पता है DGI SPR ने और अताउल्लाह ताला ने शुक्रिया जो अदा किया वो इस वजह से कि वो बड़ेपन का मुजाहरा था, वरना डिजर्व नहीं करते थे, और वरना जो ट्विटर पर इन्होंने कहा है, जो कुछ इन्होंने किया है, नहीं, लेकिन मोदी के खिलाफ स्टेटमेंट तो दुनिया ने देखा। सर मोदी के खिलाफ स्टेटमेंट तो इमरान खान की आई ना, नवाज शरीफ साहब की तो नहीं आई ना। इख्तियार साहब, इससे तो आप नहीं झुटला सकते ना, मोदी के खिलाफ स्टेटमेंट तो इमरान खान ने जेल में बैठे। सवाल कर रहे थे, सवाल करना चाहते हैं या मैं क्या, ये कि मोदी के खिलाफ स्टेटमेंट तो इमरान खान की आई ना, नवाज शरीफ साहब की तो नहीं आई। आप कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? अलीमा खान की स्टेटमेंट आपने नहीं सुनी क्या, कि ये नूरा कुश्ती है? आपने इनके अपोजिशन लीडर की फ्लोर ऑफ द हाउस उमर अयूब की स्टेटमेंट नहीं सुनी कि उन्होंने क्या कहा? वो तो ऐसे लग रहा था जैसे हुकूमत मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ इंडिया का साथ दे रहे हों। कुछ ने तो इतना तक कह दिया था कि कुंडी ना कड़का सोनिया, सीधे आओ। भारत ने पलट के वार कर दिया, तुम्हारे एयर बेसिस तबाह कर दिए, ये कर दिए, ऐसे लग रहा था ये उनके साथ खड़े हैं वाज़े अल्फाज में। तो वो तो सारी चीज़ें देखें, इस वॉर मॉन्गरिंग में जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव इमरान ने लिया था, जिसकी वजह से उसका ग्राफ चला गया था, अपनी हुकूमत में वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एंटी अमेरिकन नैरेटिव ने उसको ग्राफ दिया था, वो लूज कर चुके हैं। इमरान खान के पास देने को हमारे लिए खत्म हो चुकी है, अब इस वक्त कुछ नहीं है। हाँ, वो चाहते हैं कि मेरे साथ डील करें, मुझे NRO दें, लेकिन उसका डंडोरा ना पी। बिल्कुल सही है, वरना मेरे मीडिया में ना है। वो ये तो कह चुके हैं कि इसको मीडिया की चकाचौंध से दूर रखा जाए।
आमिर ज़िया साहब, सर ये एक तो ये बताइए कि ये क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक शुरू करती हुई नजर आ रही है, या ये टेबल के ऊपर अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने की कोशिश है कि मुझसे बातचीत कर लो, गिव एंड टेक के लिए मैं तैयार हूं, कुछ मुझसे ले लो और चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाओ, वरना फिर तहरीक शुरू करने वाला हूं। आपके ख्याल में ये जेस्चर है इमरान खान साहब का, या वाकई कोई तहरीक शुरू होने जा रही है? हमेशा जब भी आप इंटेंशन का इजहार करते हैं, उसका मकसद यही होता है कि आप एक टाइम फ्रेम दे रहे हैं कि उससे पहले जो है अगर मुमकिन हो कोई रास्ता निकाल दिया जाए। तहरीकें एहतजाज जो होते हैं वो आखिरी ऑप्शन होता है। और लेकिन हमें एक और चीज देखनी चाहिए कि सिस्टम ने या हुकूमत ने जो है पीटीआई के लिए डेमोक्रेटिक तौर पे मुजाहरा करना, जलसा जुलूस करना जो है वो नामुमकिन बना दिया है। आप देखिए नवंबर में जो कुछ हुआ था उसके बाद, मतलब जिस तरह से क्रैकडाउन हुआ और उसके बाद फिर 6 माह तक तो जाहिर है कि पीटीआई ने बात ही नहीं की कि हम कोई तहरीक चलाएंगे, उस पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि अगर फायरिंग हो जाए लोगों के ऊपर उसको कोई आप झुटला नहीं सकते कि ऐसा नहीं हुआ था। हुकूमत ने जो है सड़कें रोकी थी, जो गड्ढे खोदे थे वो हुकूमत ने खोदे थे। और हर दुनिया में होता है कि आप आते हैं, एहतजाज करते हो, लोग चले जाते, जलसा जुलूस होते चले जाते। तो यहाँ पर उस चीज पर पाबंदी लगा दी गई है। पीटीआई के साथ जो मसला ये हुआ है कि जो उसने कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे जो उन्होंने अपने ऑप्शन अपनाए, उन ऑप्शंस को डिनाई कर दिया गया उनके लिए। उसके बाद फिर आपने जो है रूल्स ऑफ द गेम बदल दिए 26वीं तरमीम के बाद। और अब जो है क्योंकि अब जाहिर है कि वो रास्ता जो है वो नहीं अपना पाएंगे। अब यहाँ तक बात पहुंची कि जो आईनी अदालत जो है जो इशारे दे रही है वो बिल्कुल उसकी नफी करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था मखसूस रिश्तों के हवाले से। तो बात ही कि आपने तमाम जब कानूनी, आईनी, डेमोक्रेटिक रास्ते बंद कर दिए तो फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं है आपके पास कि आप तहरीक चलाएं। अब उसमें यकीनन ये सवाल होगा कि आप तहरीक चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे, मौसम कैसा होगा, लोग निकलेंगे, क्या होगा, वो अलग बहस है। मगर आप ये बात हमें समझनी चाहिए कि इसके अलावा पीटीआई के पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि आपने हर चीज ब्लॉक की हुई है और लोगों को बड़े फ्लिमजी ट्रिवियल केसेस के अंदर बंद भी किया हुआ है। मतलब आप देखिए ना 9 मई का बड़ा संजीदा मामला थे, तो अब तक तो ओपन एंड शट केसेस थे जिनको सजा देनी थी, दे खत्म करें, आप आगे बढ़े। जो लोग सारे की पूरी पीटीआई मुलविस नहीं थी उसके अंदर, तो आपको मतलब है कि हुकूमत को भी अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। तो यहाँ पे एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये क्या तहरीक को चला पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। और जो धड़ेबंदी की बात है, पीटीआई में यकीनन धड़ेबंदी होगी, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि पीटीआई जो है उस तरह की मुनज़्ज़म जमात नहीं है। वो जो भी है कि इमरान खान है और उसकी मकबूलियत है। अब आप हो सकता है सयार वली साहब कहें कि कम मकबूलियत है और बुखारी साहब के बहुत ज्यादा है, ये जाहिर है कि इलेक्शन में ही पता चलेगा, जो हमने देखा है कुछ झलक उसकी पिछला साल। लेकिन वो उस फर्द के गिर्द घूम रही है पूरी जो उसकी मकबूलियत है। और एक बार अगर वो जो भी इशारा करेंगे, जब भी करेंगे, तो वो खुद ब खुद जो होंगे धड़े जो है या तो अलाइन हो जाएंगे या जिसको निकलना होगा वो निकल जाएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उससे पीटीआई की जो एक मास पॉपुलैरिटी है, आपने देखा ना उसके कितने बड़े बड़े नाम गए थे छोड़कर, और उसके बावजूद उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही 2024 के इंतखाबात में। आप वो देखिए ना जिस तरह की उन पर कतलें थी, जिस तरह की उनकी पाबंदियां थी, तो ये भी हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो पीटीआई जो है मतलब है कि उसके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन इन हालात में मैं बिल्कुल आपकी बात से, क्या आप सयार साहब की बात से इत्तेफाक करेंगे? आमिर ज़िया साहब वो ये कहते हैं कि ये तहरीक जा चुकी, उसकी वजह ये कि तितर बितर हो गए हैं, हर एक की डेंट की मस्जिद अलग है, हर कोई अपना छोटा मोटा ग्रुप बनाए फिर रहा है। मैं जी ये देखिए सयार साहब जाहिर कि वो उनकी मुखालिफ जमात के वो तो इसी तरह बात करेंगे, और मैंने भी कहा कि धड़ेबंदी बिल्कुल होगी उसके अंदर। हाँ। लेकिन उस धड़ेबंदी से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो उनकी पूरी लोगों की लॉयल्टी है, वोटर्स की लॉयल्टी है, तो इमरान खान के साथ है ना, वो मेन पीटीआई के साथ है। अब उसमें कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक और बात जो अहम है वो ये कि जब हमें पता है कि दुश्मन हमारे दरवाजे पे कहते दस्तक दे रहा है, आपको चाहिए कि पाकिस्तान में एक इत्तेफाक राय लाएं, आप कंसेंसस डेवलप करें और ऑपोजिशन को उसका किरदार अदा करने दें। लेकिन जब आप डिनाई करेंगे, डेमोक्रेटिक राइट्स डिनाई करेंगे, तो फिर लोग इंतखाब फसली की तरफ जाएंगे, जो कि नहीं होगा। तो मैं इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने कहते इस मौके का फायदा उठाकर जो है कंसेंसस बिल्डिंग नहीं की, बात ये कि अगर किसी पे झूठे केस तो खत्म होने चाहिए ना वो, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर वो सही केस है तो आप सजा दिलवा दें, दो ही ऑप्शन होते हैं और तो कोई नहीं होता। तो मैं समझता हूँ ज्यादा जिम्मेदारी जो है पीटीआई से ज्यादा हमें तनकीद हुकूमत पे करनी चाहिए कि वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए, सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए क्या कर रही है। सही। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इस वक्त जाहिर है कि वो ये समझते हैं, हुकूमत उस वक्त तक रेलिवेंट है हुकूमत जब तक पीटीआई जो है मुश्किल में है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अगर कभी भी इनमें अलाइनमेंट हो जाता है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फिर जाहिर है कि नून लीग इज अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट,
और वो फिर उसको अपना मुस्तकबिल जो है वो मखदूश लगेगा। और अगर कोई कभी भी नए इंतखाबात होते हैं, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो ज़ाहिर उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की जब तक मेरे ख्याल में इतनी मुतासिरकुन नहीं है। जी राइट सर। अली बुखारी साहब, जब आप गिव एंड टेक की बात करते हैं तो ये सीधा सीधा एनआरओ नहीं मांग रहे कि जी मैं, यानी आप कुछ ना कुछ तो सरेंडर करेंगे ना, अपने उसूलों में कुछ ना कुछ तो छोड़ेंगे, जो आपके मुतालबात है उसमें से कहीं ना कहीं तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। देखें असद भाई, ऐसे नहीं है। देखें आप अगर थोड़ा सा तारीख का हिस्सा हम पीछे एज आ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि नवाज शरीफ साहब ने 10 साल के लिए एग्रीमेंट किया, जो एग्रीमेंट आज रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिस पे वो हमेशा कहते रहे कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा भी, आपको अगर उनका थोड़ा सा याद हो तो वो परवेज़ मुशर्रफ साहब से आउटसाइड द कंट्री जाके उनकी भी मुलाकात हुई। हम तो ऐसी कोई बात नहीं करें, ना हम एनआरओ चाहते हैं, ना हम डील चाहते हैं, ना हम डील चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो जाए। यार हमारी पिटीशन तो फिक्स कर देना। आपने 26वीं अमेंडमेंट के अंदर जो जुल्म जबर कर क्या दिया, छोड़ने को तैयार हैं आप, जिसको आप कहते हैं गिव एंड टेक? गिव एंड टेक का मतलब है कुछ आप देंगे भी, क्या देंगे? हमने बहुत कुछ छोड़ भी दिया। फॉर एग्जांपल जीत के इलेक्शन आपके सामने बैठे हुए हैं, अपने वो पर्चे करवा के बैठे हुए हैं, लेकिन खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं और पीटीआई का फेस है। आप इसका कंपैरिजन कर लें ज़रा 99 में जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट गई, हम इसी शहर के ना, इसी अपारा मार्केट के अंदर आपके साथ जो है मिठाइयाँ बांटी गई। आप कंपैरिजन कर लें जब मियाँ साहब बाहर से पाकिस्तान आने की एक दफ़ा उन्होंने कोशिश की, एक बंदा बाहर नहीं निकला, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन वाज आउटसाइड टू रिसीव हिम। ऑन द अदर साइड जब आप खान साहब का कंपैरिजन करते हैं, देखिए आपको पॉपुलैरिटी मिली है, सुन लेना, वो कहते हैं आपको पॉपुलैरिटी मिली है आपके उस नैरेटिव की वजह से आपने जो ले लिया है। अगर आपकी हुकूमत ना जाती, आप एंटी अमेरिका नारा ना लगाते, तो अगले इंतखाबात में जो पीटीआई का हाल होने वाला था वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ट्रुथ्स पे तो नहीं जाएंगे ना हम तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर जाएंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स तो ये है कि आज तक इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी नहीं होने दिए। हर दफा कहते हैं आगे जा रहे हैं, हर दफा कहते हैं आगे जा रहे हैं। आज तक हमारी पिटीशंस नहीं चलने दी, रिटायर्ड जज लेकर आ जाते हैं, गिनती भी नहीं आती इनको, तो 2+2 4 होता है, इनकी तो पता नहीं कौन सी गिनती है। मैं तो उस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन सीरियस नोट में एक बात पूछने का हक तो रखता हूँ ना एज अ पाकिस्तानी। हमारे लीडर ने तो जेल में भी दी ना स्टेटमेंट, मार खा रहे हैं हम, पर्चे हम पे हुए हैं, बीवी उनकी जेल में है, बुशरा बीबी 7 years पनिशमेंट है, नॉन प्रोबेटरी क्लॉज में फॉल कर रही है। आज तक बेल पिटीशन फिक्स नहीं हो रही। हम जाते हैं कहते हैं फिक्स कर दें, नहीं हो रही। वी आर सफरिंग दैट। 17 पर्चे लेकर अपने ऊपर बैठे हैं बेल बिफोर अरेस्ट में। इवन एंड अदरवाइज हमने खड़े होकर कहा यार हम पाकिस्तान के लिए हाजिर हैं, हम पाकिस्तान फौज के साथ हैं, हवाई एयरफोर्स के साथ हैं, अपनी जो बहरी फौज है उनके साथ हैं, इंडिया के अगेंस्ट हम खड़े हैं और सारे खड़े हो जाए। जेल से मैसेज आता है। इख्तियार साहब, ये ऑन अ सीरियस नोट, ये कैसे मामला जो है वो ठीक होंगे, या ये ठीक हैं जो इस वक्त चल रहा है, ये सही चल रहा है? क्योंकि अगर ये कहते हैं कि हम तहरीक चलाने जा रहे हैं, आप इसको रूल आउट तो नहीं कर सकते, क्योंकि 24 नवंबर को जब इन्होंने कॉल दी थी तो राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि इनके पास इतना टाइम ही नहीं है, ये डूएबल ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते। फिर जब यहाँ पर आए तो हमने देखा कि बड़ी बदमजगी हो गई, ऐसी चीज़ें जो बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई। एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से इख्तियार भाई से भी, क्या तहरीक चलाना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है? हमें हक नहीं है। आप चलाएं, मगर आप चला सकते नहीं है ना। नहीं, वो तो इनका कहना। तहरीके चलाने वाले ऐसे रोते नहीं है, तहरीके चलाने वाले जो है वो सीना तान के निकलते हैं, खड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह। वो गोली इधर खाते हैं, वो भागते नहीं है, वो दौड़ते नहीं है, वो खवातीन को चौकों में छोड़कर घर नहीं भागते हैं, बड़ी बड़ी मूंछों को लेकर वो फिर दौड़ना शुरू कर देते हैं। जूते छोड़कर गए हैं चौक में। मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। आपने मुझे अब टाइम नहीं दिया, क्योंकि मैंने कुछ बातें वहां की भी जवाब देनी है, कुछ आपने कहा उसकी भी देनी है, और कुछ इनको भी मैंने देना है। बात ऐसी है कि मैं तो उनको बड़ा बुजुर्ग नजर आ रहा हूँ वो 80 साल इमरान खान इनको जो है वो जवान नजर आता है। अब यहाँ पे इनकी अकल को ताले लगे हुए हैं, यहाँ पे इनकी आंखों पे पता नहीं, मुझे नहीं समझ क्या चीज़ बैठी हुई है। ये अपने घर अपनी दही को बड़ा मीठा कहते हैं। जो इन्होंने किया गलत किया, लेकिन वो ठीक है। पाकिस्तान को बर्बाद करके गए हो, 4.25 साल में कोई एक काम तुमने अच्छा किया था तुम्हारी आपकी हुकूमत ने, तो हम भी कहते कि यार दोबारा आ जाओ। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से आपकी हुकूमतें तीसरी बार आई है। एक ज़िले में 200 अरब रुपए जाली चेक से निकाले जा रहे हैं। ये कहते हैं कि हमें इस काम के लिए दोबारा ले आएँ, ये कहते हैं कि हमें दोबारा ले आएँ ताकि वो जो इस पीएम हाउस को हमने बनाया हुआ था, एक जिसमें ख़वातीन को कैद किया जाता था गैर शरई तौर पर, तैयबा गुल नामी खातून को कैद किया गया था 3 महीने से ज़्यादा। हालांकि आपके लीडर ने कहा था कि मैं 1 पाई कर्ज नहीं लूँगा, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगा। खुदकुशी तो नहीं की, 27,000 के कर्जों को आप 54,000 पे छोड़ के आ गए हो। कोई लॉ एंड ऑर्डर की वो आप सुप्रीम जो कह रहे थे उसको वसीम अकरम प्लस
उस्मान बुज़ार, आज उसका नाम लेते हुए आप मेरे ख्याल में सारी पार्टी इनको शर्म आती है। कोई आपका सीएम जो था, कोई ऐसा बंदा आप बताइए जिसने कोई एक कारनामा किया हो। आज जिस सड़क पे आप ट्रैवल करते हैं, इस मोटरवे पे, ये नवाज शरीफ की बनाई हुई है, और जिस एयरपोर्ट से आप फ्लाई करते हो, ये नवाज शरीफ का बनाया हुआ है। और मज़े की बात आपको बताऊं कि इस सड़क को और इस एयरपोर्ट को आपके लीडर ने IMF के पास गिरवी रखवाया है। मज़ीद आपको बताऊं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान समेत गवादर पोर्ट भी आपने रखवा दिया है। इन कामों के लिए इसमें तो देखे ना। हाँ, तो अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ जो करप्शन के मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि 9 मई को कहीं से असदुल्ला खान गिरफ्तार नहीं होता है, कहीं से इख्तियार वली गिरफ्तार नहीं होता, कहीं से आमिर जिया साहब गिरफ्तार नहीं होता। तो मुझे ये बताइए, ये रेडियो पाकिस्तान जो है, ये मैंने जलाया था, ये वो ज़ियारत रेजिडेंसी आपने जलाई थी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो लोग इसमें मुलव्वस नहीं थे, मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब कहाँ थे, किससे से उठाए गए? मैं बताता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब का क्या कसूर है? ये आप शाह महमूद तो चले जो कानून बीबी का ऑपरेशन था, वो तो आगा खान हॉस्पिटल कराची। कसूर की बात अगर आप करेंगे, कसूर की, तो मुझे ये बताइए कि मरियम नवाज का क्या कसूर था कि वो जेल में थी? मुझे ये बताइए कि राना सनाउल्लाह का क्या कसूर था जब वो जेल में थी? मुझे बताइए फिर नवाज शरीफ को इकामे में क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया था जब पनामा में बुलाया गया था? क्या नवाज शरीफ इतना गरीब आदमी तो आप समझते हैं कि पैसे नहीं बदला लिया जा रहा है? वो कोई अपार्टमेंट भी नहीं खरीद सकता? नहीं, मैं कंपैरिजन बता रहा हूं आपको असदुल्ला खान, दिस इज ओनली कंपैरिजन आई एम टेलिंग यू। आप आमिर साहब को भी बड़ा फ्रीली माहौल देते हैं बोलने के लिए, आप इनको भी देते हैं। आप हुकूमत है ना, हुकूमत को जवाब देना पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब ये हुकूमत में थे, मैं 3 लोगों जब ये हुकूमत में थे तो इनसे ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं, अभी भी हो रहे हैं, तब भी इनके साथ आपका रवैया नहीं है। दिस इज समथिंग वेरी ट्रू एंड वेरी। चले सर, आप तो आपने बंदूक उठाई है, आपकी मर्जी, आप बंदूक करो, जिसकी तरफ चाहे कर दें, हम शहीद हो जाएंगे आप कहेंगे तो। मेरे पास मैं खाली हाथ हूँ, मेरे पास तो गुलेल भी नहीं है, बंदूक है। आप मेरी बातों को ही नहीं सुन सकते हैं तो गुलेल क्या बर्दाश्त करेंगे? ये नवाज शरीफ का इनको प्रॉब्लम है, ये पूछ रहे हैं। स्टेटमेंट बता देना सर, रिकॉर्ड पे ले आए, इनको ये बता दें, ये खुद बुखारी साहब डॉक्यूमेंट ले आए, बड़े अच्छे खानदान से, और ये नमाजी परहेजी लोग भी हैं, मुझे ये भी पता है। बैक वक्त एक कौम का जिस तरह मस्जिद में एक पेश इमाम होता है ना, इस तरह लड़ाई झगड़े में कौम का इमाम भी एक होता है। सही है। और इसकी इमामत इस लड़ाई में वहाँ पर CEO ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने की, और फौज की इमामत जनरल आसिम मुनीर ने की। तो इनको बताइए कि एक लड़ाई में 2 इमाम नहीं होते, एक जमात में 2 इमाम नहीं होते हैं। ये इन बच्चों को बताना पड़ता है। का तयन होना भी बाकी है ना, क्योंकि अज़मा बुखारी ने इमाम किसी और को डिक्लेयर किया इस जंग में, तो वो उन्होंने उनकी कंट्रीब्यूशन बताई। आमिर जाह साहब ये बताएं कि आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये जो गिव एंड टेक वाली स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान की खातिर मैं गिव एंड टेक करने के लिए तैयार हूं, तो इससे क्या मुराद है? ये क्या अपने उसूलों पर समझौता करने के मुतरादिफ होगा, ये सरेंडर करने के मुतरादिफ होगा, ये आप इसको ये NRO मांगने के मुतरादिफ होगा, क्या है ये? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान की सियासत में टेढ़ापन है। अच्छा, वो टेढ़ापन कैसे दूर होगा? उसके लिए जरूरी है कि भाई गुफ्तगू हो, गुफ्तगू किसके दरमियान होगा? और लोग तजियाकार ये भी कहते हैं कि क्योंकि बेनिफिशरी है नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो गालिबन इतना सिंसियर ना हो गुफ्तगू के हवाले से PTI के साथ। तो जहाँ पे मेन कंट्रडिक्शन हुआ, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पूरा एक जो है PTI मुश्किल में आई, या पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो एक टेढ़ापन आया, वो उस टसल की वजह से आया। उस टसल को दूर करने के लिए जाहिर है कि अगर बरह रास्त बात होती है, उस पर रूल्स ऑफ द गेम की बात ही होगी ना। जो अगर फर्ज करें कि जो PTI के साथ लोगों को प्रॉब्लम है, PTI ने जो मतलब है कि ऐसी गलतियां बकौल उनकी की हैं, तो उसके ऊपर बात होनी चाहिए, कुछ श्योरिटी होनी चाहिए कि आइंदा वो काम नहीं करेंगे। उसी तरह से जो है PTI की कोई शिकायत हो, कोई उनके साथ ज्यादती हुई हो, उसको एड्रेस होना चाहिए। बात ही कि पाकिस्तान की सियासत में तवाज़ुन आप कैसे लेकर आएंगे? तो तवाज़ुन या तो आप बहुत बड़ा जुल्म करें और आप कहेंगे जी हम इस जमात को जो है खत्म कर देंगे, और कोशिश भी की गई है, और मतलब वो इत्तेफाक से अभी तक है
ये भी हकीकत है। तो दो ही सूरतें हो सकती है कि या तो उस जमात के साथ आपको मतलब कोई समझौता करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, या फिर आप मतलब है कि जो सियासत की टैक्टिक्स होती है, अगर अल्लाह मियां ने ताकत दी है तो आप इनको कर दें, सेट कर दें। तो ये अब आपको देखना है, लेकिन आपको ये भी तस्लीम करना है कि जमहूरी मुल्क है, उसमें आप ये बादशाहत वाली करतब नहीं दिखा सकते कि जी हमने इसको पकड़ा और उसको हमने डाल दिया, फलां जमात को खत्म कर दिया। खत्म होना चाहिए। असल जो है सैर अली साहब की जो चार्जशीट है पीटीआई के खिलाफ, और पीटीआई की जो चार्जशीट है नून लीग के खिलाफ या पीपल्स पार्टी की कभी हुआ करती थी नून के खिलाफ, सब एक दूसरे के खिलाफ लगाए, इसका मैं और आप तो फैसला नहीं कर सकते। इसका फैसला तो आवाम करेंगे कि भाई क्या कारकर्दगी कि एक बार आप कहते हैं मुंसिफाना इंतखाबात करवा दें, अगर ज़ाहिर है कि नून लीग ने खिदमत की जैसे कि सर मुंसिफाना पे ही तो, मुंसिफाना पर ही तो डिबेट है ना कि मुंसिफाना हुए या नहीं हुए। एक फरीक कहता है कि मुंसिफाना नहीं, वो तो देखिए ना, वो तो मेरे ख्याल में एक ब्रॉड कंसेंसस है मुल्क में कि 2024 के इंतखाबात में मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात थे। उन्होंने 2018 के 13 के माजी में जितने इंतखाबात हुए उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। हम जैसे लोग गवाह हैं कि मतलब हमने देखा कि जी गोल कराची। मगर आमिर साहब उसका जवाब ये है ना हुकूमत का कि जाइए ट्राइब्यूनल्स के पास जाइए, ट्राइब्यूनल से फैसला लेकर आ जाइए। अब ट्राइब्यूनल्स रिटायर्ड जजेस पर बात ये है कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। पीटीआई का भी यही बात है, पीटीआई ने अमेंडमेंट नहीं की थी, अमेंडमेंट इन्होंने की है 2023 में। हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है गैर मुतनाज़ा होता, वो जो है मतलब एक तो आपने देखिए ना, जब वो अपना फंक्शन ही नहीं कर पा रहा, वो मुतनाज़ा बन गया, पार्टी बन गई, तो कौन इंसाफ करेगा? तो बात ये कि अब इन बड़ी पार्टीज को जो आपस में लेन देन करना है वो ये करना है बैठ के कि जी अगले इंतखाबात जो है वो 2024 या 18 जैसे लोग, अब जो भी इंतखाबात को मुंसिपाना तो आप कह लें कि पाकिस्तान को जमहूरी इजाजत चलाना है, तो फिर आपको लोगों की वॉइस को सुनना होगा और पाकिस्तानियों की आवाज से डरना नहीं होगा। किसी को भी वोट दें, वो अभी नेशनल पार्टी को इक़्तिदार में लेकर आ जाए, वो नेशनल पार्टी को लेकर आ जाए, छोड़ दें बड़ी पार्टियों को। मैं कह रहा हूँ जिसको भी लोग वोट दें वो एक बार आगे नुमाइंदगी करें, एक दो इलेक्शन आप करवा दें मुंसिपाना, चीजें तय हो जाएंगी। लेकिन हर बार अगर आप जो है चीजों को खराब करेंगे और आप ऑर्केस्ट्रेट करेंगे, और हमने देखा है, मैं तो कराची का गवाह है कि मैं देखता हूँ कराची में जिस तरह से इंतखाबात हुए कि लोगों ने वोट किसको दिया, जीता कौन, और पूरा का पूरा मोहल्ला किसके लिए वोट डालना था, और जिनके वो पोलिंग स्टेशन पे कुत्ते लोग आपने खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं देखे, चलिए वन लास्ट कमेंट आपकी तरफ से और फिर आपकी तरफ से। सर सलूशन क्या है, जो आमिर साहब सवाल उठा रहे हैं, क्या सलूशन है? इस वक्त उमर अयूब साहब खुद जो है फॉर्म 47 पर बैठे हुए हैं, जिसको ये जाली कहते हैं ना फॉर्म 47, वरना वो अदालत में स्टे नहीं लेते। सोल्यूशन ये है कि 2018 में आपने मैंडेट हमारा चुराया था, इब्तिदा कीजिए। हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इब्तिदा कीजिए, कबूल करें कि वो मैंडेट आपका फिर आप ही कबूल कर लेंगे। वो मुस्लिम, मैं मेरे मुंह में क्यों बातें डाल रहे हैं, मुझे बोलने देना। इब्तिदा कीजिए, माफ़ी मांगिए, 9 मई पे माफ़ी मांगिए कि आपने किया था। आप उसमें बोले आली अमीन गंडापुर खुद उसको कन्फर्स कीजिए कि इन दोनों चीजों पर माफी मांग ली गई, ये मांग ली गई, तो फिर 2024 के इलेक्शन पे आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में फिर बड़ी सारी बातें खुल जाएंगी और बहुत सारे रास्ते खुल। चले जी, देखें यार, बात यह है कि 2 माफिया मांगनी आपने 2018 के इंतखाबात में। माफी होती है गलती की। मैं आपको बताऊं, इन्होंने अभी जिक्र कर दिया, उमर अयूब साहब 80,000 से ज्यादा वोट से जीते हुए, टाइम बार होने के बाद हुई उनकी सुन लेना, अब 12,000 वोट जाली पड़े हुए, अब सुन लें, जो लोग हारे वो कहते हैं कि मेरा 50,000 से कम मार्जिन से मैं जीता हूं, मैं असल में ज्यादा से जीत रहा था। 1,12,000 जाली वोट कह रहे हैं। सर सुन लेना, तसल्ली से सुने, मैं बिल्कुल जल्दी में नहीं। हम जो सर उन्होंने जो पिटीशन आई, जो उनके खिलाफ हारा, उसने मुबारकें दी, दैट इज ऑन रिकॉर्ड। और उसके बाद टाइम बार होने के 90 दिन बाद जो है पिटीशन फाइल हुई और एंटरटेन हुई। मैं तो आपके सामने बैठा हूं ना, अब वो आमिर जियाद साहब तो कराची में है ना, मैं तो इस्लामाबाद से 50,000 जीत के बैठा हूं। बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब, जीत के बाहर बैठाया हुआ यार, बहुत शुक्रिया आमिर जियाद साहब, आपका भी शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फवाद चौधरी साहब से बात करेंगे, जो आज भी ये ट्वीट कर रहे हैं कि पीटीआई की लीडरशिप के पास कोई अहलियत नहीं है, इमरान खान साहब को धोखे में रखा जा रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब से बात करने की ज़रूरत है और इसके बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। फवाद चौधरी साहब ऐसा क्यों समझते हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक विफाकी वजीर। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, खुशामदीद। आज भी आपकी इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है और आपने एक ट्वीट भी की है। फवाद साहब, आप आज भी ये
तवक्को रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब आ जाएं इत्तेहाद में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी हो सकती है। सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब से आप किस बुनियाद पर उम्मीदें लगाए बैठे हैं? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान ही नहीं है अकेले, अपोजिशन की कोई भी जमात जो है वो भी पीटीआई के साथ नजर नहीं आ रही ना। मसला ये है कि आप के साथ एक लड़ाई है, फिर आप जो हुकूमती जमातें हैं वो भी आप उनके साथ भी समझते हैं बातचीत नहीं होनी, फिर आपने सोचा ये काफी नहीं है, अपोजिशन की भी सारी जमातों से हमारी लड़ाई होनी चाहिए। इस तरह तो नहीं होता। मेरे ख्याल में जो स्ट्रेटजी है, एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पीटीआई में है नहीं। खान साहब जाहिर है कि जेल में हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भी उस तरह से नहीं है उधर उनके पास, और जो एक समझिए कि जो आज़ादी के साथ एक मुलाकातें और चीज़ें हैं वो भी नहीं है। सो वो उनकी जाहिर है कि इस वक्त महदूद है पोजीशन, और बाहर की जो लीडरशिप है उसमें ये एबिलिटी नहीं है कि वो बड़ी सियासी हिकमत अमली बना सके। लेकिन ना 2 साल से या 3 साल से हर रोज हम यही सुन रहे हैं, ये तहरीक चल रही है, ये डी चौक पे आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, वो अकेले कामयाब नहीं हो पा रही। तो जब तक आप एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, सिर्फ सोशल मीडिया पे गालियां देने से तो देखें साबित हो गया ना कि दिस इज नॉट इनफ। लेकिन फवाद साहब, आप क्या नहीं समझते कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी तो कभी संजीदगी नहीं दिखाई? एक तरफ देखें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से की जो मखसूस नशस्तें हैं वो लेने जा रहे हैं, अपने सेनेटर्स बनवा रहे हैं, अपनी जो है वो अपनी तहरीक उन्होंने अलग से चलाने का ऐलान किया और वो तहरीक भी नहीं चलाई। तो आपको नहीं लगता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी तक कोई भी ऐसा जेस्चर उन्होंने भी नहीं दिया कि वो पीटीआई के साथ आना चाहते हैं? पीटीआई का और मौलाना फजलुर रहमान का तो आपको मालूम ही है कि बहुत फासला था। हाँ। ये फासला कम हो गया था बड़ी हद तक, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो पीटीआई की लीडरशिप है उसने ही ये फासला फिर दोबारा क्रिएट किया। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपको याद हो कि जब पहले मौलाना साहब से मुलाकात हुई थी तो पीटीआई ने ये कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से बातचीत नहीं होगी, और अगर होगी तो मौलाना के जरिए होगी। फिर आप 2 दिन बाद टीवी लगाते हैं, आप देखते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी तो पीटीआई के साथ बैठी हुई है और मौलाना को किसी ने नहीं पूछा। फिर मैं मिला, खैर बातचीत हमने की और हमने शोर किया कि अगली जो भी स्ट्रेटजी बनेगी वो मौलाना के बगैर नहीं होगी। फिर चीफ जस्टिस साहब ने लेटर लिखा, सारे वकील जो हैं वो उस चीफ जस्टिस के पास हाजिरी लगवाने जो है वो पहुंच गए। किसी ने जो है ये नहीं देखा कि इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। सो देखिए ना, मौलाना को भी तो वो पार्टी चला रहे हैं, वो एनजीओ तो नहीं चला रहे। जब आप उनको एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट में लाते हैं तो उनकी भी कुछ तवक्कुआत हैं और पीटीआई की भी उनसे कुछ तवक्कुआत हैं। जब तक लोग ना हो जो इस फासले को कम कर सकें, 3 ही पाकिस्तान के अंदर कुव्वतें हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर है। एक पीटीआई है, फिर जेयूआई है और फिर वकला है। अब पीटीआई ने अकेले कोशिश कर ली है। जब तक ये 2 कुव्वतें साथ नहीं लगती, स्ट्रीट पावर उस तरह की जनरेट करना मुश्किल लग रहा है। और मौलाना को अगर आज दोबारा फासले के ऊपर है तो उसमें 100% रोल पीटीआई की लीडरशिप पे। लेकिन इसमें पीटीआई के कुछ लोग समझते हैं कि मौलाना भी विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, क्या ये दुरुस्त नहीं है सर? नहीं, मौलाना विकेट के दोनों तरफ ही खेलेंगे, पीटीआई भी दोनों तरफ ही खेलना चाहती है। वो भी चाहते हैं कि पॉलिटिकल मुफाद मिले, मौलाना भी पॉलिटिकल मुफाद ही लेना चाहते हैं। जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स के अंदर एक याद हो ना कि बड़ी कोई असूली पॉलिटिक्स चल रही है। बस जब पीटीआई कहती है कि हम सिर्फ से बात करेंगे, तो आपके ख्याल में वो क्या कर रही है? ये तो जमहूरी बात तो नहीं है। लिहाजा जब आप पीटीआई और मौलाना दोनों के अपने अपने एक पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं और वो उसके ऊपर आगे चलना चाहते हैं। सही है। फवाद साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे इमरान खान ने कहा कि वो एक एहतजाज की कॉल देने वाले हैं, तैयारी रखें, आपको लगता है कि ये तहरीक किसी सूरत कामयाब हो ही नहीं सकती? क्योंकि आपने ये भी लिखा है कि पार्टी लीडरशिप की अहलियत ही नहीं है कि वो कोई सियासी हिकमत अमली या बयानिया बना सके। ना वो बयानिया बना सकते हैं, ना वो कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो फिर ये तहरीक, तो इसका मतलब है अगर इमरान खान ऐसी कॉल देते भी हैं तो ये नाकाम हो जाएगी। पहले जो 2 तरीके दी हैं, आप मुझे बताइए ना वो कितनी कामयाब हुई हैं। देखिए, एक चीज असद वाज़ेह होनी चाहिए जहन में, ये जो इनकलाब वाली गुफ्तगू होती है या जो बांग्लादेश में हुआ या टर्की में हुआ, या ये इनकलाब फौज लेके आती है, सिविलियंस इनकलाब नहीं ला सकते।
जो सिविल पार्टीज होती हैं, लीडरशिप होती है, उनको बातचीत करके स्पेस बना के रास्ते बनाने होते हैं। सर, आपकी आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है अडयाला जेल में, क्या आपको ये तमाम ख्यालात उन तक पहुंचाने का मौका मिला है सर? जी बिल्कुल। इमरान खान साहब के पास एक तो जो वहां पे बातचीत ये चीजें हैं, वहां पे यही हो रहा होता है, फलाने को ये जनाब अपना कमेटी में डाल दें, फलाने को निकाल दें, वकील हैं वो हर वक्त ILF की लगी रहते हैं कि ये कर दें वो कर दें। कोई माहौल नहीं है बातचीत का। लेकिन मैंने उन्हें यही अर्ज किया है कि जब आप अकेले हो तो आप ये देखें हमारी बड़ी स्ट्रैटेजी क्या है। हम आखिर PTI जो है वो अपनी बड़ी तस्वीर क्या बना रही है, जब तक वो वाजे नहीं होगी, ये नीचे कमेटी में किसी को डाल दें, निकाल दें, फलाने को डाल दें, फलाने को कर, उससे क्या फर्क पड़ेगा। और ठीक है, ये जो लीडरशिप आपने लगाई है इनको और मौका दे दें, हमें तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन देखें इनका ना कद है, ना एबिलिटी है, ना ये कोई उस तरह की आप समझें कि पॉलिटिकल वॉर गेमिंग कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी पार्टी को आप देख लें कहाँ से हम शुरू हुए थे और आज कहाँ पे खड़े हैं। तो जाहिर है अगर इस तरह की लीडरशिप पे आप डिपेंड करेंगे, ये तो जाहिर है खान साहब की मर्जी है, पार्टी तो उनकी है, मुल्क उनके साथ खड़ा है, सबसे बड़ी लीडरशिप वही है। फवाद साहब, कल अलीमा खान साहबा ने कहा कि इमरान खान गिव एंड टेक के लिए तैयार हैं। आज जो बैरिस्टर अली जफर साहब थे उन्होंने ये कहा कि इमरान खान गिव एंड टेक के लिए तैयार हैं। आप इसको कैसे समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि ये गिव एंड टेक से क्या मुराद है, इमरान खान क्या चाहते हैं? बहुत बुरी अल्फाजी है। कभी ये बात मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कमजोरी का इजहार होता है और बार बार ये बात एक साइड से आती है। हम रोजाना PTI में ये आता है कि हम एस्टैब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं कर रहे। आई थिंक ये बड़ी एक कमजोरी की बात है और ये बात नहीं करनी चाहिए। जब तक आपको दूसरी जानब से आप बैक एंड के ऊपर श्योर ना होंगे इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। और अभी तक PTI ने अपनी इस तरह की जो हिकमत अमली है उससे कमजोर हुए हैं और कमजोर होते जा रहे हैं। तो मेरी नजर में जब तक PTI एक पॉलिटिकल अलायंस नहीं बनाती, सबसे पहले उन्हें बातचीत की, अपोजिशन पार्टीज से बातचीत की जरूरत है। अगर आपने फजलुर रहमान साहब से नहीं करनी है, आप ना करें, आप GDA से कर लें, आप जमात इस्लामी से कर लें, आप खाकान अब्बासी साहब से कर लें। ये तो नहीं कि आपके किसी से भी नहीं बनती और आप अकेले ही। पॉलिटिक्स तो देखें ना, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो ऑल अलोन वाला काम है नहीं। इसमें तो टेक ऑल होता नहीं है, इसमें तो आपको एंगेजमेंट्स करनी पड़ती हैं, इसमें वॉर गेमिंग करनी पड़ती है, कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर आगे चलना पड़ता है। आपको लगता है कि बर्फ नहीं पिघली है एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान? नहीं, वो तो जाहिर है बर्फ पिघलती। देखे ना, मेरा और आपका इंटरेस्ट ये तो नहीं है ना कि ड्राइंग रूम में क्या हुआ है या पीछे क्या हुआ है। हम तो देखते हैं ना एविडेंस क्या है, बर्फ पिघलने की एविडेंस क्या है। उनकी बेगम जो है उनको बेगुनाह जेल में है, इमरान खुद बेगुनाह जेल में है, जो बेचारे वर्कर्स हैं वो तबाह बर्बाद हो गए हैं। 2 साल से शाह महमूद कुरैशी, 2.5 साल हो गए बल्कि अब तो ये सारे लोग जो हैं, डॉक्टर यास्मीन हो गई और डॉक्टर हमारे महमूद रशीद साहब हो गए, जहाज चौधरी साहब हो गए, उमर चीमा हो गए, रुल गए हैं सारे बेचारे। ये सारे जेलों में पड़े हुए हैं, बाकी वर्कर्स जेलों में पड़े हुए हैं। क्या रिलीफ उनको? पार्टी की लीडरशिप ने तो कभी उनको पूछा भी नहीं कि वो जिंदा हैं या मर गए या उनकी कोई ओपिनियन है कि नहीं है। सो ये तो एक ऐसे ही वैक्यूम में चल रहा है। फवाद साहब, आपने कहा कि आवाम दायरा है, कोई गुरीला तो है नहीं, उस तरह की जिद्दोजहद को बंदूक की तो कर नहीं सकते। आवाम है, अपनी सियासी जिद्दोजहद कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी और इनकलाब आप कह रहे हैं कि इस तरह नहीं आते, तो फिर अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब मिल भी जाते हैं या शायद खाकान अब्बासी जिनके पास स्ट्रीट पावर भी नहीं है वो मिल भी जाते हैं और जमात इस्लामी की तो ज़ाहिर अपना ही एक सियासी सोच रखते हैं, उनके मिलने के इम्कान तो दिखाई नहीं देते, तो फिर ऐसे में अगर ये मिल भी जाएं तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा इससे? चलिए 4 जल से ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा? नहीं, फिर एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट, जो पॉलिटिकल वैक्यूम है वो फिल होता है। देखिए ना, हुकूमत को भी इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? हुकूमत को प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो नॉर्मल नहीं है। बहुत बड़ी अक्सरियत अवाम जो है वो तो इमरान खान के साथ है, वो तो इमरान खान को चाहते हैं। तो उसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत में एक खला है,
उस खला को हुकूमत भी चाहेगी कि वो कम हो, एस्टैब्लिशमेंट भी चाहेगी, लेकिन पीटीआई और हुकूमत के दरमियान इतने फासले हैं, वो बातचीत नहीं कर सकते। सही है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो समझते हैं कि डार्क अफ्रीका बना दिया गया है और फवाद चौधरी साहब का भी ख्याल है कि कोई स्ट्रैटेजी पीटीआई की लीडरशिप के पास मौजूद नहीं है और हुकूमत से बातचीत करके उन्हें स्पेस देने की ज़रूरत है ताकि उनका भी खौफ ख़त्म हो सके कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस दी जाएगी तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आज का प्रोग्राम था नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।